नमस्कार साथियों, स्वागत है, अभिनंदन है आप सबका आज की इस कक्षा में। राजस्थान की राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्था में हमने राज्यपाल को के टॉपिक को शुरू किया था। एक क्लास अपनी हो चुकी है और ये दूसरी क्लास है। पहली क्लास में हमने राज्यपाल का परिचय देखा, राज्यपाल से जुड़े हुए जितने भी महत्वपूर्ण अनुच्छेद थे उनको अपने कंप्लीट कर लिया है। आज हम राज्यपाल के वेतन, सुविधाएं और विशेषाधिकार इनको देखेंगे। साथ ही साथ राज्यपाल की जो शक्तियां हैं, चाहे वो विधायी शक्तियां हों, कार्यपालिका शक्तियां हों, उनको भी आज हम देखेंगे। तो विधायी शक्ति और कार्यपालिका शक्तियां आज देखेंगे, बाकी की जो शक्तियां बच गई वो नेक्स्ट वीडियो में होंगी। जैसे कल अपन ने एक एक चीज समझ के पढ़ी थी, उसी प्रकार से यहाँ पर भी एक एक चीज समझ के पढ़ेंगे। यूट्यूब पर मेरे साथी जो अभी नए जुड़े हैं मुझसे, या अभी जो सब्सक्राइब जिन्होंने नहीं किया वो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। कंटेंट आपको A1 मिलेगा और अच्छा कंटेंट मिलेगा। चलिए शुरू करते हैं। कमेंट जरूर कीजिएगा आपको मैटर कैसा लगा, और भी कोई आपकी फरमाइश हो तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। लाइक जरूर कीजिएगा अगर आपको पसंद आए। देखिए, राज्यपाल के वेतन और भत्तों का जो उल्लेख है वो किस अनुसूची में मिलता है, तो संविधान की अनुसूची नंबर 2 में राज्यपाल के वेतन, भत्तों और सुविधाओं के बारे में हमें जानकारी मिलती है। एक बात इसमें यह भी ध्यान में रखें कि राज्यपाल के जो वेतन हैं, जो भत्ते हैं, उनका जो निर्धारण है वो कौन करता है? वो निर्धारण करती है संसद। संसद जिसमें लोकसभा और राज्यसभा दोनों आते हैं, तो वहां से डिसाइड होता है साथियों राज्यपाल का वेतन। वर्तमान में राज्यपाल का जो वेतन है वो 3,50,000 रुपए है। इसके अलावा जिस राज्य का राज्यपाल है वही राज्य उसको वेतन देगा, है ना। वेतन निर्धारित कौन करती है? संसद करती है, लेकिन केंद्र सरकार जो राज्यपाल को वेतन नहीं देती। केंद्र सरकार जो वो वेतन नहीं देती। राज्यपाल को वेतन देने का काम राज्य सरकार के द्वारा ही किया जाता है। ठीक है। एक बात विशेष ध्यान में रखिएगा कि वेतन तो राज्य सरकार देगी राज्यपाल को, लेकिन जो पेंशन है, जैसे कोई राज्यपाल अगर रिटायर हो चुका है तो रिटायर्ड राज्यपाल को पेंशन देने का काम भारत सरकार के द्वारा किया जाएगा। आ गई बात समझ में? ठीक है। इसके अलावा बाकी बातें भी अपने आगे करेंगे। मैंने आपको बात बताई थी कल कि एक व्यक्ति जो है वो 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल भी हो सकता है। ठीक है। जब ऐसा हो सकता है तो फिर मान लो कि हमने अभी देखा कि 3,50,000 रुपए जो है राज्यपाल की सैलरी होती है। मान लो कोई राज्यपाल है वो राजस्थान का और गुजरात का दोनों का राज्यपाल है, संयुक्त राज्यपाल है। ठीक है। तो कौन सा राज्यपाल कितनी सैलरी कौन सा राज्य जो वो राज्यपाल को कितनी सैलरी देगा, ये डिसाइड करना पड़ेगा। ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि राजस्थान भी 3,50,000 देगा और गुजरात भी 3,50,000 देगा, तो ऐसे तो सैलरी फिर 7 लाख रुपए हो गई, जबकि सैलरी तो डिसाइड की हुई है 3,50,000 ही। तो मिलेगा तो 3,50,000 ही दोनों राज्यों की तरफ से, लेकिन कौन सा राज्य कितना देगा ये साथियों राष्ट्रपति डिसाइड करता है। ठीक है। ये बात ध्यान में रखिएगा आप। चलो, तो सारी बातें लगभग मैंने बता दी वेतन भत्तों की आपको। बस थोड़ा सा इसको देख लेते हैं कि राज्यपाल के वेतन भत्तों का उल्लेख अनुसूची नंबर 2 में है। राज्यपाल के वेतन भत्ते और विशेषाधिकार संसद द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। राज्यपाल का वेतन राज्य संचित निधि, विशेषाधिकार का मतलब वही है, वो राज्यपाल की शक्तियां वही हैं, इसमें कोई अलग से नहीं है ना। और राज्यपाल का वेतन कहां से दिया जाता है? राज्य देता है, लेकिन राज्य की भी कौन सी निधि से? जो संचित निधि है, जिसको समेकित निधि भी बोलते हैं। कई सारे फंड होते हैं, उसमें संचित निधि भी एक फंड है। तो संचित निधि, समेकित निधि से जो है वो साथियों राज्यपाल को वेतन दिया जाता है। ठीक है। जबकि जो पेंशन दी जाती है वो भारत की संचित निधि से। पेंशन कहां से दी जाती है? पेंशन भारत की संचित निधि या समेकित निधि से दी जाती है। ठीक है। वर्तमान में राज्यपाल को 3,50,000 रुपए कर मुक्त राशि मिलती है, यानी कि ये जो पैसा मिलता है 3,50,000 रुपए जो सैलरी मिलती है उसके ऊपर किसी प्रकार का कोई टैक्स नहीं लगता है, बिल्कुल टैक्स फ्री सैलरी मिलती है। ठीक है। यानी पूरे के पूरे रुपए मिलते हैं। राज्यपाल के वेतन भत्ते पदावधि के दौरान कम नहीं किए जा सकते। अब ये पदावधि आप समझ गए होंगे, जिस अवधि के लिए राज्यपाल पद पर
आसीन है, यानी कि जब राज्यपाल बना हुआ है तो उस समय राज्यपाल के वेतन भत्ते पदावधि के दौरान कभी भी कम नहीं किए जा सकते। ठीक है, ये नहीं है कि 3,50,000 से घटा के 3 लाख कर दिया, या कोई राज्य बोलता है कि हम तो 2 ही लाख दे सकते हैं, 1 लाख ही दे सकते हैं, ऐसा नहीं चलेगा, 3,50,000 रुपए देने ही पड़ेंगे। ठीक है, जब कोई व्यक्ति 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल होता है तो उसके वेतन भत्तों का निर्धारण राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है कि कौन सा राज्य कितना वेतन देगा। कुल वेतन 3,50,000 रुपए ही रहेगा, यानी कुल वेतन तो 3,50,000 रुपए ही रहेगा। लेकिन अगर 2 राज्यों का राज्यपाल अगर कोई व्यक्ति है तो कौन सा राज्य उस कितना देगा 3,50,000 में से, वो डिसाइड राष्ट्रपति करता है। उसमें कई सारी चीजें देखी जाती हैं, राज्य की आर्थिक स्थिति वगैरह भी देखी जाती है। ठीक है, चलो राज्यपाल की शक्तियों को अब हम डिस्कस करेंगे। ये राज्यपाल के वेतन वगैरह थे। देखिए, राज्यपाल की शक्तियां मुख्य रूप से कितने प्रकार की हैं, तो राज्यपाल की शक्तियां मुख्य रूप से 5 प्रकार की। 3 शक्तियां तो कौन सी हैं, वही आपके जो राज्य सरकार के 3 अंग होते हैं, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। तो उन्हीं के आधार पर 3 शक्तियां तो उन्हीं से संबंधित है। व्यवस्थापिका से संबंधित है राज्यपाल के पास विधायी शक्तियां। इस विधायी शक्तियों में हम यही देखें कि व्यवस्थापिका के संबंध में राज्यपाल क्या कर सकता है। फिर है कार्यपालिका शक्तियां। ठीक है, कार्यपालिका शक्तियां जो है वो अनुच्छेद 166, अनुच्छेद 167 और अनुच्छेद 356 जिसमें राष्ट्रपति शासन था, इनमें कार्यपालिका शक्तियां हैं। राज्यपाल की जो कार्यपालिका शक्तियां वो अनुच्छेद 166, 167 और 356 में है, जो कि अपने ऑलरेडी बहुत अच्छे से कल के वीडियो में हम इनको डिस्कस कर चुके हैं इन अनुच्छेद को। तो कार्यपालिका शक्तियां अलग से पढ़ने की आवश्यकता आप लोगों को नहीं है। हाँ, इन कार्यपालिका शक्तियों में हम जो नियुक्तियां राज्यपाल कर सकता है, किस किस की नियुक्ति राज्यपाल करता है, उसके बारे में देख लेंगे। ठीक है, बाकी विधायी शक्तियों को डिटेल से पढ़ेंगे। कार्यपालिका शक्तियां हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं और इसमें नियुक्तियों को थोड़ा सा और देख लेंगे। बाकी न्यायिक शक्तियां इनको अपने कल डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये लिखा हुआ दिखाई दे रहा है क्या आपको? थोड़ा कलर है ना, ये येलो कलर है, इस वजह से शायद कम दिख रहा होगा आपको, दिखाई दे रहा है। बाकी राज्यपाल की विधायी शक्तियां। ठीक है, चलो अनुच्छेद 171 है भाई, ये अनुच्छेद 171। ये जब PDF आपको मिलती है ना एप्लीकेशन पर, तो उसमें तो आपको क्लियर नजर आएगा, लेकिन ये थोड़ा सा क्या है, इसमें कैमरे में थोड़ा सा कलर कॉम्बिनेशन का फर्क रहता है हमेशा। बाकी दिख रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं है वैसे ज़्यादा। हाँ जी, छोटे अक्षर हैं भी नहीं कि प्रॉब्लम आई ऐसी कोई। अनुच्छेद 171 को देखेंगे हम राज्यपाल की विधायी शक्तियों में। अनुच्छेद 171, अनुच्छेद 171, फिर 174, फिर 176 भी है, 180 भी है ना, कई सारे अनुच्छेद है इसमें, उनको हम एक एक करके देखेंगे। 171 नंबर अनुच्छेद। देखिए, राज्यपाल की जो विधायी शक्तियां हैं, सबसे पहली बात तो ये किससे संबंधित है, ये अपने जो विधानसभा अपने है या विधानमंडल है या विधायिका जो है उसी से संबंधित है। ठीक है, तो क्या कहता है अनुच्छेद 171? अनुच्छेद 171 ये कहता है कि अगर किसी राज्य में विधान परिषद है तो विधान परिषद के जितने भी सदस्य हैं उन सदस्यों का 1/6 राज्यपाल मनोनीत कर सकता है। मनोनीत करने के कुल 5 क्षेत्र बताए गए अपने को, जिसमें कला है, विज्ञान है, साहित्य है, इसके अलावा समाज सेवा का क्षेत्र है और सहकारिता आंदोलन में भाग लेने वाला व्यक्ति कोई ना कोई उसमें हो। ऐसे 5 क्षेत्रों में से 1/6 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है राज्यपाल। ठीक है, लेकिन अपने राजस्थान में विधान परिषद है ही नहीं। मैंने आपको कल बताया था ना कि विधान जो मंडल होता है, विधान मंडल में, विधानमंडल थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, जो विधानमंडल होता है, विधानमंडल में विधानमंडल के 2 सदन होते हैं। एक तो होता है विधानसभा, एक तो क्या होती है विधानसभा। ठीक है, एक तो होती है विधानसभा और एक होती है विधान परिषद। एक क्या होती है? विधान परिषद। विधान परिषद अपने राजस्थान में साथियों विधान परिषद नहीं है। ठीक है, नहीं है, लेकिन फिर भी राज्यपाल के पास तो शक्ति ये है ही कि अगर हो तो वो क्या कर सकता है, जितने भी विधान परिषद में सदस्य हैं, मान लो किसी विधान परिषद में 60 सदस्य हैं, तो 60 का 1/6 यानी कि 10
10 सदस्य राज्यपाल इन 5 क्षेत्रों से नियुक्त कर सकता है। कला, साहित्य, कला, विज्ञान, साहित्य, सहकारिता आंदोलन और समाज सेवा के क्षेत्र से ये 10 व्यक्ति ये सिलेक्ट कर सकता है अगर 60 व्यक्ति विधान परिषद में हैं। समझ गए बात को? ठीक है, ये शक्ति है एक तो अनुच्छेद 171 में। प्रश्न क्या आ सकता है इसे? प्रश्न यह आ सकता है कि विधान परिषद के 1/6 सदस्यों को राज्यपाल मनोनीत कर सकता है। ठीक है, यह किस अनुच्छेद के तहत यह शक्ति राज्यपाल को प्राप्त है, या यह शक्ति किस प्रकार की है? तो विधायी शक्ति है, वो तो आसान प्रश्न हो गया। किस अनुच्छेद के तहत है? तो अनुच्छेद 171 के तहत ऐसा किया जा सकता है। ठीक है, चलो अच्छा, ये जो प्रावधान लिया गया है 1/6 सदस्यों को मनोनीत करने का, ये आयरलैंड से लिया गया है। कहां से लिया गया है? आयरलैंड से लिया गया है। राज्यपाल विधानमंडल के सत्र बुलाने आहूत, यानी 174 अनुच्छेद हम देख रहे हैं अब, अनुच्छेद 174, 171 के बाद 174। राज्यपाल विधानमंडल के सत्र बुलाने का मतलब बुलाने के लिए संविधान में जो शब्द वर्णित है वो है आहूत, यानी कि राज्यपाल विधानमंडल के सत्र आहूत करने का भी राज्यपाल के पास, एक सेकंड रुकिएगा। हाँ भाई, हेलो, आवाज आ रही है? ठीक है, चलो। 174 में क्या है कि राज्यपाल विधानमंडल के सत्र को आहूत कर सकता है, यानी बुला सकता है। विधानमंडल का सत्र जो है उसको बुला सकता है राज्यपाल। ठीक है, सत्रावसान यानी सत्र समाप्ति की घोषणा भी कर सकता है, तथा विधानसभा को विघटित यानी भंग करने की घोषणा भी राज्यपाल कर सकता है। अब यहाँ से बहुत अच्छा प्रश्न निकल सकता है साथियों। देखिए, ये सत्र वगैरह बाद में देखेंगे, एक चीज पहले थोड़ी सी समझिएगा। हाँ, ये जगह खाली है, यहाँ देख लेते हैं। एक एक चीज को समझ के चलेंगे ताकि कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, जो एक तो होती है अपने पास विधानसभा, राज्य में विधानसभा, ठीक है, और एक होता है विधान परिषद। विधान परिषद ऐसे ही केंद्र में अपने पास संसद में 2 सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा और राज्यसभा। देखिए साथियों, जो विधानसभा है उसको बोलते हैं निम्न सदन। क्या बोलते हैं? निम्न सदन। ठीक है, और विधान परिषद को बोलते हैं उच्च सदन। उच्च सदन। ठीक ऐसे ही केंद्र में लोकसभा भी क्या है? निम्न सदन है, और राज्यसभा क्या है? उच्च सदन है। समझ गए बात को? अब देखिएगा आगे, विधानसभा जो है ना, विधानसभा, उसको भंग किया जा सकता है। भंग का मतलब कि जो विधानसभा है, जैसे मान लो कि भंग करने का मतलब आप यहाँ ये समझें कि जैसे कार्यकाल पूरा हो चुका है या सरकार के पास पूर्ण बहुमत नहीं है, तो उसको भंग किया जा सकता है। फिर दोबारा चुनाव हो करके या फिर कोई दूसरा व्यक्ति अपना बहुमत सिद्ध करके दोबारा मुख्यमंत्री वहां बन सकता है, वो एक अलग चीज है। समाप्त तो होना क्या है? तो समाप्त तो होना ये है कि विधानसभा को ही हटा दिया जाए। जैसे ये है कि जैसे विधानमंडल होता है, उसमें 2 सदन, विधानसभा और विधान परिषद होते हैं। अपने राजस्थान में केवल विधानसभा है, विधान परिषद नहीं है। तो ये होता है हटाना। कई राज्य ऐसे हैं जिनमें अभी विधान परिषद है, लेकिन वो ये चाहते हैं कि विधान परिषद को हमारे यहाँ से समाप्त कर दिया जाए।
तो विधान परिषद को समाप्त किया जा सकता है। जो विधान परिषद है इसको क्या किया जा सकता है, समाप्त। ठीक है, समाप्त इसको कर सकते हैं, लेकिन इसको भंग नहीं कर सकते, भंग नहीं किया जा सकता। विधान परिषद अगर है कहीं किसी राज्य में तो उसको भंग नहीं कर सकते आप। ये नहीं है कि सरकार के पास जो पूर्ण बहुमत नहीं है तो विधान परिषद भंग हो गई, नहीं। विधान परिषद सदस्य अलग से चुन के, अलग अलग क्षेत्रों से चुन के आते हैं, चुनाव उनका सीधा नहीं होता, उनको अलग अलग क्षेत्रों से लिया जाता है। ठीक है, जिसमें से 1/6 सदस्य राज्यपाल भी नियुक्त करता, अभी हमने देखा। तो वो सदस्य तो वही रहेंगे, उनका कार्यकाल भी 6 वर्ष का होता है, तो वो सदस्य तो वही रहेंगे। तो विधान परिषद को कभी भी भंग नहीं किया जा सकता, लेकिन समाप्त किया जा सकता है। जैसे कई राज्य समाप्त करने की मांग कर रहे हैं, विधान परिषद को बनाया भी जा सकता है तो समाप्त भी किया जा सकता है। लेकिन विधानसभा ये पहले से ही है, कोई भी राज्य हो विधानसभा जरूर होगी। तो विधानसभा को न तो बनाया गया है क्योंकि ये है ऑलरेडी पहले से, और न ही इसको समाप्त किया जा सकता है। हाँ, इसको भंग किया जा सकता है, कंडीशन वही, जब बहुमत वगैरह नहीं है तो भंग किया जा सकता है इसको। लोकसभा सेम टू सेम इसी की तरह ही है, इसको भंग किया जा सकता है लेकिन समाप्त नहीं किया जा सकता। ठीक है, लोकसभा को भी हम भंग कर सकते हैं लेकिन समाप्त नहीं कर सकते लोकसभा को भी। और विधानसभा जो है, राज्यसभा जो है, राज्यसभा को न तो हम भंग कर सकते हैं और न ही समाप्त कर सकते हैं। राज्यसभा को समाप्त भी नहीं किया जा सकता, समाप्त व भंग दोनों ही नहीं किया जा सकता, इसको दोनों ही नहीं कर सकते। ठीक है, तो प्रश्न बन सकता है कि निम्नलिखित में से कौन से सदन को केवल भंग किया जा सकता है, ठीक है, या फिर समाप्त किया जा सकता है, या किस सदन को समाप्त नहीं किया जा सकता। या फिर ऐसे आपको दे देगा कि निम्नलिखित में से किस सदन को न तो भंग किया जा सकता और न ही समाप्त किया जा सकता है। चारों ऑप्शन आ गए। तो राज्यसभा ऐसा सदन है जिसको न तो भंग किया जा सकता और न ही समाप्त किया जा सकता है। ठीक है, चलो, हाँ जी, अनुच्छेद 174 में हमने देख लिया कि राज्यपाल को सत्र वगैरह बुलाने की, सत्रावसान करने की और विधानसभा को विघटित करने की या भंग करने की घोषणा राज्यपाल कर सकता है, ये शक्ति राज्यपाल के पास है। ठीक है, अब देखो, विधानसभा के 3 सत्र होते हैं। एक तो साल के स्टार्टिंग में जो होता है उसको बोलते हैं बजट सत्र, जो साल की शुरुआत में होता है, प्रथम सत्र बोल देते हैं, बजट सत्र बोल देते हैं। उसके बाद में मानसून सत्र होता है, फिर शीतकालीन सत्र होता है। 2 सत्रों के मध्य 6 महीने से अधिक का अंतर नहीं हो सकता। इसका मतलब साल में 2 सत्र तो करने ही होंगे, तो 2 होने आवश्यक हैं, साल में 2 सत्र होने तो आवश्यक है, बाकी 3 हैं, बजट, मानसून और शीतकालीन सत्र। विधानसभा अध्यक्ष सदन की कार्यवाही को स्थगित भी कर सकता है। मान लो कि जो विधायक बैठे हैं, डिस्कस कर रहे हैं किसी बिल को या किसी बात पर बहस हो गई है, तो बहुत ज़्यादा अगर बहस बढ़ जाए तो अध्यक्ष जो वो सदन को 1 मिनट के लिए, 5 मिनट के लिए, 10 मिनट के लिए, 20 मिनट के लिए या 1 घंटे के लिए स्थगित कर सकता है। इसके बाद में भी स्थिति न सुधरे तो मतलब लंच तक के लिए कर सकता है कि भाई लंच के बाद ही अब डिस्कस होगा, 2-2 घंटे के लिए भी कर सकता है। इसके बाद में फिर भी स्थिति नहीं सुधरे, दूसरे दिन भी वही अगर हालात शुरू रहे कि बिल्कुल एकदम रोड़ा रब्दा स्टार्ट रहे, कोई सुनने को तैयार नहीं रहे एक दूसरे की, तो अगर विधानसभा अध्यक्ष चाहे तो फिर अनिश्चित काल के लिए भी विधानसभा की जो कार्यवाही है उसको स्थगित किया जा सकता है। ठीक है, और अनिश्चित काल के लिए विधानसभा की कार्रवाई जो अगर स्थगित कर दी गई है तो उसको साइन डाई कहा जाता है। क्या कहा जाता है? साइन डाई कहा जाता है। और अनिश्चित काल का मतलब यही है कि अध्यक्ष बोल देगा कि अनिश्चित काल के लिए सदन की कार्यवाही स्थगित की जाती है। इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये होगा कि अब जब दोबारा अध्यक्ष बताएगा विधायकों को कि भाई इस समय इस तारीख से सदन शुरू होगा, तो फिर उसी दिन से शुरू होगा। इतने पूर्व सूचना मिलेगी विधायकों को। अनिश्चित काल का मतलब यही है कि उन्हें उस समय जब स्थगित किया जा रहा है उस समय ये नहीं पता होगा कि कितने दिनों के लिए किया गया है। ठीक है, चलो, अनिश्चित काल के लिए
सदन को स्थगित कर दिया जाता है, जिसे क्या कहा जाता है, साइन डाई कहा जाता है। अनुच्छेद 175, अनुच्छेद 171 देख लिया, 174 देख लिया, अब देखते हैं अनुच्छेद 175। ये क्या है, देखिए राज्यपाल का संदेश भेजने का अधिकार इसमें वर्णित है। राज्यपाल का संदेश भेजने का अधिकार, क्या संदेश भेजने का अधिकार है, संदेश भेजने का अधिकार यही है कि राज्यपाल जो है वो विधानमंडल है ना, विधानमंडल के एक या दोनों सदनों में, जहां एक है वहां एक, जहां दोनों सदन है वहां दोनों सदनों में, है ना, किसी भी लंबित विधेयक के बारे में एक प्रकार से, या किसी लंबित विधेयक हो सकता है, कोई भी और भी विषय हो सकता है, उसके संबंध में संदेश भेज सकता है। क्या संदेश भेज सकता है, ये भेज सकता है कि भाई ये विधेयक जो वो बहुत महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट है, इसको आप जल्दी पास कराओ, या कोई और विषय के ऊपर कि भाई इसको विधेयक बना करके लाओ, या मतलब कोई भी संदेश वहां जो है वो राज्यपाल भेज सकता है। ये उसका जो अधिकार है वो 175 के अनुसार है। तो प्रश्न आ सकता है कि राज्यपाल का संदेश भेजने का अधिकार, विधानमंडल को संदेश भेजने का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में है, तो 175 में है, 175 में। ठीक है, चलो अनुच्छेद 176 क्या कहता है, अनुच्छेद 176, अनुच्छेद 175 तो विधानमंडल में संदेश भेजने के अधिकार को बताता है। 176 ये बताता है कि राज्यपाल को यह अधिकार है कि वो विधानमंडल के दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन कर सकता है, संयुक्त रूप से उनको संबोधित कर सकता है। जैसे अपने राजस्थान में एक ही सदन है विधानमंडल का, विधानसभा या विधान परिषद है नहीं, तो यहाँ तो कोई संयुक्त वगैरह का कोई सिस्टम ही नहीं है ना। जहां दोनों, जो देश के 6 राज्य हैं जहां पर जो विधानमंडल के 2 सदन है, विधानसभा और विधान परिषद, उनको संयुक्त रूप से संबोधित कर सकता है राज्यपाल। राज्यपाल के पास ये पावर है कि वो विधानमंडल के दोनों सदनों को संयुक्त रूप से संबोधित कर सकता है, और ये पावर उसको मिली है संविधान के अनुच्छेद 176 यानी 176 से, जिसमें ये संयुक्त संबोधन कब करता है राज्यपाल, तो संयुक्त संबोधन का समय एक तो होता है, देखिए जो प्रथम सत्र होता है ना, प्रथम वर्ष का प्रथम सत्र, या जिसको बजट सत्र भी बोल देते हैं, तो बजट सत्र के पहले दिन एक तो जो वो संयुक्त रूप से संबोधित करता है। इसके अलावा चुनाव होने के बाद होने वाला जो प्रथम सत्र है उसमें भी संयुक्त रूप से राज्यपाल जो है वो संबोधित करता है। तो 2 समय जो है वो विधानमंडल को संयुक्त रूप से संबोधित करता है राज्यपाल। कब कब, एक तो बजट सेशन के पहले दिन, और एक आपके चुनाव खत्म होने के बाद में जो पहला सेशन होगा उसमें पहले दिन संबोधित करेगा। ठीक है, चलो ये उसके पास शक्ति है 176 के तहत। अनुच्छेद 180, अनुच्छेद 180 क्या कहता है कि विधानसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद अगर खाली है, न तो विधानसभा में अध्यक्ष है न ही उपाध्यक्ष है, इस स्थिति में राज्यपाल विधानसभा के किसी सदस्य को विधानसभा की कार्रवाई सुनिश्चित करवाने के लिए मनोनीत कर सकता है, नियुक्त कर सकता है। आ गई बात समझ में। 180 ये कहता है कि अगर विधानसभा में या विधानसभा में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष नहीं है तो उनके रिक्त पदों को भरने के लिए, सदन की कार्रवाई को चलाने के लिए राज्यपाल विधायकों में से, विधानसभा में जो विधायक बैठे उनमें से किसी भी व्यक्ति को नियुक्त कर सकता है कि आप विधानसभा की कार्रवाई सुनिश्चित करवाएं। ठीक है, ये है 180 में। 192 क्या है, 192 ये है कि अगर कोई मतलब विधायक है वो चुनाव में भ्रष्टाचार में या गड़बड़ी में लिप्त पाया गया है, गड़बड़ उसने की है, चुनाव में भ्रष्टाचार किया है ना, तो उस विधायक को विधायक बनने के, जैसे मान लो कि चुनाव हो गए, जीत के आ गया, बैठा है विधायक आराम से, राज्यपाल को ये पता चल गया कि ये कोई गड़बड़ी करके आया है, कोई भ्रष्टाचार चुनाव में करके आया है, तो चुनाव आयोग के परामर्श से उस विधायक को अयोग्य घोषित कर सकता है राज्यपाल। ये पावर 192 अनुच्छेद 192 में आती है, और ये भी विधायी शक्ति है। राज्यपाल की विधायी शक्तियां हम लोग अभी पढ़ रहे हैं। अनुच्छेद 200 ये बहुत महत्वपूर्ण है, राज्यपाल की कानून बनाने की शक्ति। अनुच्छेद नंबर 200 में है कानून बनाने की शक्ति। अब कानून बनाने को समझिएगा एक बार, देखिए विधेयक, कानून बनाने से पहले विधेयक को समझना पड़ेगा। विधेयक क्या होता है, कल भी शायद हमने बात की थी इसके ऊपर। देखिए जो विधेयक होता है
विधेयक, विधायक नहीं बोल रहा हूं मैं, विधेयक। विधेयक एक प्रकार से आप ये बोल सकते हो एक बिल होता है, या ये भी बोल सकते हो कि एक छोटा सा, एक छोटा मान लो और बड़ा मान लो, वो तो कोई बड़ी बात नहीं है। एक प्रपत्र होता है जिसमें किसी मुद्दे से जुड़ा कोई कानून हो सकता है, समाज के लिए कोई कानून हो सकता है, या कोई बदलाव हो सकता है, या कोई नया कानून हो सकता है ना, कुछ भी हो सकता है इसमें। वो सदन में रखना, विधानसभा में सरकार की तरफ से वो रखा जाता है, वही क्या है, विधेयक है। उस विधेयक के ऊपर चर्चा होती है ना, उस विधेयक के ऊपर चर्चा होती है। जैसे हमने लोकसभा में, अभी राज्यसभा में हम सुनते आ रहे हैं कि एनआरसी वगैरह बिल है। ये जो बिल है ना, ये बिल ही और क्या है, और कुछ थोड़ी है इसमें, ये बिल है, ठीक है ना। ये बिल रखे जाते हैं, फिर इसके ऊपर चर्चा होती है, कुछ सदस्य इससे सहमत होते हैं, कुछ नहीं होते, ऐसे चर्चा चलती है किसके ऊपर, बिल के ऊपर। अभी ये बिल है, ये प्रपत्र है, एक प्रकार का विधेयक जिसको बोलते हैं वो है, ठीक है। तो विधेयक जो है वो दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, एक तो सरकारी विधेयक और एक होता है गैर सरकारी विधेयक। सरकारी विधेयक कौन सा होता है, तो देखो किसी मंत्री द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाला जो विधेयक है, यानी कोई मंत्री अगर कोई बिल लेके आया है तो उसको तो बोलेंगे सरकारी विधेयक, ठीक है। ये दो टाइप का होता है, एक तो होता है सामान्य विधेयक और एक होता है धन विधेयक। सामान्य विधेयक क्या है, सामान्य तो यही है कि किसी सामान्य चीज से किसी सामान्य चीज से जुड़ा हुआ जो वो कानून बनाने से संबंधित वो बिल हो, तो उसको सामान्य विधेयक बोल देते हैं, है ना। धन विधेयक को समझ लोगे तो सामान्य में तो बाकी सारे सामान्य में आ जाएंगे। धन विधेयक क्या, ये समझ लो आप। देखो धन विधेयक को बिल्कुल आसान भाषा में बताऊं तो ये है कि धन से जुड़ा, यानी पैसे से जुड़े मामले से संबंधित जो भी बिल राज्यसभा में, लोकसभा में या कहीं पर भी लाया जाता है विधानमंडल में, तो वो बिल जो है वो धन विधेयक कहलाता है, जो धन से जुड़ा हुआ होता है। धन से जुड़ा हुआ मतलब मान लो कि सरकार को कोई नया टैक्स लगाना है, तो टैक्स से संबंधित मान लो बिल लेके आ रहा है वो, तो वो पैसे से जुड़ा मामला हो गया, तो उसको धन विधेयक कहेंगे। मान लो सरकार को किसी बजट नहीं, मतलब किसी फंड से पैसे निकालने हैं सरकार को यूज में लेने के लिए, किसी मतलब निधि से सरकार को पैसा निकालना है, देश का कोई फंड है उसमें से पैसे सरकार को निकालने किसी चीज में यूज में लेने के लिए, तो पैसे से जुड़ा मामला हो गया वो भी, तो वो भी साथियों धन विधेयक होगा, ठीक है। वो भी क्या होगा, धन विधेयक होगा। तो धन विधेयक जो है ना, धन विधेयक ये पैसे से जुड़ा है, सीधी सीधी सी बात यही है सरल भाषा में। इसके अलावा जो भी विधेयक रखे जाएंगे वो सामान्य विधेयक होंगे, ठीक है। तो सरकारी विधेयक दो ही प्रकार के होते हैं। सरकारी विधेयक, पहली बात तो यही है कि सरकार का कोई मंत्री उसको रखे, ठीक है, और वो सामान्य और धन विधेयक दो हो सकता है। धन से जुड़ा मामला है तब तो धन विधेयक है, नहीं तो सामान्य विधेयक है, ठीक है। चलो, गैर सरकारी विधेयक क्या होता है, देखिए मंत्री के अतिरिक्त किसी विधायक द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाला विधेयक। हम राज्य में अभी जो है वो पॉलिटी पढ़ रहे हैं तो अपने राज्य की बात करेंगे। गैर सरकारी विधेयक क्या है, मंत्रियों के अलावा जो मुख्यमंत्री की मंत्री परिषद है, यानी उसमें जो मंत्री हैं उनके अलावा जो विधायक बच गए, किसी विधायक के द्वारा, है ना, किसी विधायक के द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला जो विधेयक है उसको अपने गैर सरकारी विधेयक साथियों कहा जाता है। जो बहुत कम आते हैं, ना के बराबर गैर सरकारी विधेयक, ज्यादातर यही विधेयक आते हैं, यही होते हैं पास, ठीक है। तो सरकारी विधेयक में सामान्य विधेयक और धन विधेयक। अब देखो आगे, विधानमंडल से जब, अब कानून कैसे बनता है, कोई विधेयक जो वो कानून कैसे बनता है, ये प्रोसेस देखेंगे। मैंने कल भी आपको बताया था, अपने राजस्थान की अपने बात करेंगे तो सबसे पहले विधेयक जो वो कहाँ लाया जाता है, विधेयक को सबसे पहले अपने रखते हैं, विधेयक यानी कि बिल। बिल को सबसे पहले कहाँ रखा जाता है, बिल को रखा जाता है साथियों विधानसभा में। कहाँ रखा जाता है, विधानसभा में। विधानसभा से पास होने के बाद में ये बिल जाएगा विधान परिषद में, लेकिन राजस्थान में विधान परिषद नहीं है, इसका मतलब विधानसभा से पास होके ये कहाँ जाएगा, राज्यपाल के पास। राज्यपाल के पास जाएगा। राज्यपाल इसको जब मंजूरी दे देगा इस विधेयक को, क्योंकि विधानसभा से पास होके जा चुका है, तो राज्यपाल मान लो इसको मंजूरी दे देता है। जैसे ही मंजूरी दे देगा तो अब इस
विधेयक को क्या कहेंगे, जैसे ही राज्यपाल की मंजूरी मिल गई अब इसको कानून कहेंगे। क्या कहेंगे इसको, ये कानून कहेंगे। यानी अब ये एक विधि बन चुका है, यानी कानून बन चुका है। विधेयक क्या बन जाएगा, विधि यानी कानून बन जाएगा। तो ये प्रोसेस होता है किसी भी विधेयक को कानून बनाने के लिए, और कानून बनते ही वो पूरे राज्य में लागू हो जाएगा। ठीक है, तो विधेयक समझ गए आप, विधानसभा में रखा जाएगा, यहां से पास हो गया तो फिर राज्यपाल के पास जाएगा, और राज्यपाल अगर उसको साइन कर देता है, मान लेता है, तो सहमति प्रदान कर देता है, तब वो कानून बन जाएगा। अब जरूरी थोड़ी है राज्यपाल साइन कर ही देगा, न भी करे तो क्या नियम है क्या नहीं वो आगे अपने देखेंगे। ठीक है, चलो जी। जब विधेयक राज्यपाल के पास जाएगा तो 4 स्थितियां संभव हैं, 4 कार्य वो कर सकता है। कौन कौन से? पहला काम क्या कर सकता है, पहला काम राज्यपाल उसे स्वीकृति प्रदान कर सकता है। राज्यपाल से स्वीकृति के बाद विधेयक कानून बन जाता है। ठीक है, कोई समस्या नहीं यहां पर। आगे देखो, अगर स्वीकृति प्रदान कर दी तो बस कानून बन गए, कोई दिक्कत ही नहीं है। एक बात तो ये कर सकता है। दूसरा कार्य राज्यपाल क्या कर सकता है विधेयक के साथ, विधेयक राज्यपाल के पास आया और राज्यपाल ने उसको पढ़ा, लगा कि इसके ऊपर पुनर्विचार करना चाहिए सरकार को, तो वो क्या करता है, राज्यपाल द्वारा किसी विधेयक को पुनर्विचार हेतु विधानमंडल की तरफ भेज दिया जाता है कि आप वापस देखो। जैसे अपने राजस्थान की बात करें कि विधानसभा से कोई विधेयक पास होकर राज्यपाल के पास गया, राज्यपाल ने उसे स्वीकृत नहीं किया बल्कि ये कहा कि पुनर्विचार करो इसके ऊपर, तो वापस विधानसभा में वो आ गया। अब राज्यसभा उसके जो राज्यसभा क्या जो विधानसभा वो उसके ऊपर विचार करेगी पुनः, है ना, और उसको संशोधित वो कर भी सकती है, और विचार करने के बाद भी मान लो संशोधित नहीं किया, एज इट इज ही आगे भेज दिया, तब भी राज्यपाल को फिर साइन करने ही पड़ेंगे। ये नहीं है कि राज्यपाल मना कर देगा कि नहीं आपने तो कोई सुधार ही नहीं किया इसमें, मैं नहीं करूंगा साइन, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, तो राज्यपाल द्वारा किसी विधेयक को पुनर्विचार हेतु विधानमंडल में लौटाया जा सकता है, ये बोलते हैं निलंबनकारी वीटो। इसको क्या बोलते हैं, निलंबनकारी वीटो बोलते हैं इसको। अगर राज्यपाल किसी विधेयक को वापस से पुनर्विचार के लिए विधानसभा में भेज देता है या विधानमंडल में भेज देता है, तो इस राज्यपाल की इस ताकत को बोलते हैं निलंबनकारी वीटो। ठीक है, कौन सा वीटो, निलंबनकारी वीटो। आगे देखो, अब इसमें देखो कुछ नोट है कि एक विधेयक को केवल एक ही बार पुनर्विचार के लिए लौटाया जा सकता है। समझ गए बात को आप, कि विधेयक आया राज्यपाल के पास, उसने मंजूर कर दिया तब तो कोई दिक्कत नहीं, मंजूर नहीं किया पुनर्विचार के लिए लौटा दिया, पुनर्विचार करने के बाद वापस से राज्यपाल के पास आ गया, चाहे उसमें कोई बदलाव किया हो नहीं किया हो, लेकिन अब राज्यपाल उसको दोबारा पुनर्विचार के लिए नहीं भेज सकता। यानी कि एक विधेयक को केवल एक ही बार पुनर्विचार के लिए लौटाया जा सकता है यदि विधानमंडल दोबारा वही विधेयक संशोधित करके या बिना संशोधित किए राज्यपाल को भेजती है, तो राज्यपाल को उसे स्वीकृति देनी ही पड़ेगी। इसके लिए राज्यपाल बाध्य होता है, इसीलिए नामात्र का प्रमुख राज्यपाल को कहा जाता है। आई ना बात समझ में आपको? ठीक है, चलो। हाँ भाई, राज्यपाल धन विधेयक को पुनर्विचार के लिए नहीं भेज सकता, केवल और केवल सामान्य विधेयक को ही राज्यपाल, सामान्य विधेयक को ही केवल पुनर्विचार के लिए भेज सकता है, धन विधेयक को नहीं। सामान्य मतलब धन विधेयक के अलावा बाकी जो भी विधेयक, चाहे वो गैर सरकारी आए चाहे वो सरकारी आए, लेकिन धन विधेयक को नहीं लौटा सकता वापस, बाकी को पुनर्विचार के लिए भेज सकता है। राज्यपाल धन विधेयक को पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकता, इसका मतलब जिस विधेयक को पुनर्विचार के लिए भेजते हैं उस ताकत को क्या बोलते हैं, निलंबनकारी वीटो। इसका मतलब क्या धन विधेयक पर निलंबनकारी वीटो लग सकता है? नहीं लग सकता। राज्यपाल धन विधेयक को वापस भेज ही नहीं सकता, यानी कि पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकता। पुनर्विचार के लिए लौटाना ही क्या होता है, निलंबनकारी वीटो होता है, और पुनर्विचार के लिए लौटा नहीं सकता, इसका मतलब धन विधेयक पर जो वो निलंबनकारी वीटो नहीं लगता है। इसका कारण क्या है कि धन विधेयक को क्यों नहीं लौटा सकता? क्योंकि साथियों जो धन विधेयक होता है वो सरकार के लिए अति आवश्यक होता है, पहली बात, क्योंकि धन से जुड़ा मामला है, पैसा उसको किसी बजट में किसी मद पर राज्य के हित में उसको खर्च करना है। ठीक है, कोई टैक्स है वो राज्य के हित में उसे लगाना है या हटाना है, तो ये सारी जो चीजें हैं ये पैसे से जुड़ी हुई हैं, आर्थिक मामलों से जुड़ी हुई हैं। तो जहां तक होता है
धन विधेयक को नहीं रोका जाता। और वैसे भी धन विधेयक के ऊपर पहले ही चर्चा हो जाती है राज्यपाल से, राज्यपाल की पूर्वानुमति के बाद ही धन विधेयक लाया जाता है, ताकि जो है बाद में राज्यपाल उसको वापस नहीं लौटाए, तुरंत वो पारित हो जाए। तो धन विधेयक जो है वो राज्यपाल की पूर्वानुमति से ही सर्वप्रथम विधानसभा में रखा जाता है। धन विधेयक के लिए पहले अनुमति लेनी पड़ती है एक प्रकार से राज्यपाल से, तो जब पूर्वानुमति से रख दिया जाएगा तो फिर वापस लौटाएगा क्यों? इसलिए धन विधेयक को जो है वो कभी भी पुनर्विचार के लिए नहीं लौटाया जाता है, यानी कि धन विधेयक के ऊपर निलंबनकारी वीटो का प्रयोग नहीं किया जा सकता। हाँ, एक कंडीशन में किया जा सकता है, कब? जब राष्ट्रीय आपातकाल की स्थिति हो, तब विधानसभा से आया हुआ जो धन विधेयक है उसको राज्यपाल वापस पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है, केवल एक सिचुएशन में, बाकी नहीं लौटा सकता। ठीक है, चलो। अर्थात निलंबनकारी वीटो का प्रयोग धन विधेयक पर नहीं कर सकता, क्योंकि धन विधेयक राज्यपाल की पूर्वानुमति से ही सर्वप्रथम विधानसभा में रखा जाता है। ठीक है, निलंबनकारी वीटो का उपयोग साधारण विधेयक तथा वित्त विधेयक पर किया जा सकता है। साधारण विधेयक और कोई वित्तीय मामलों से जुड़ा हुआ अगर विधेयक है तो उस पर किया जा सकता है। मैंने आपको बताया ना कि मतलब धन विधेयक को छोड़ करके बाकी सारे विधेयकों पर निलंबनकारी वीटो का उपयोग किया जा सकता है। अब देखो, दो स्थितियां हमने पढ़ ली। एक स्थिति जब विधेयक को स्वीकृति दे दी जाए, राज्यपाल विधेयक को स्वीकृति दे दे, तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, एक केस तो ये हमने देखा। दूसरा केस हमने क्या देखा, एक सेकंड रुकिएगा। दूसरा केस हमने देखा कि विधेयक को पुनर्विचार के लिए लौटा दे। फिर उसमें कुछ कंडीशन हमने देखी कि एक विधेयक को केवल एक ही बार लौटा सकता है, ये नहीं कि बार बार पुनर्विचार के लिए लौटा दे। पुनर्विचार के लिए लौटाया और वो वापस आ गया संशोधित किए हुए या बिना संशोधित किए हुए, तब भी राज्यपाल को वो विधेयक जो वो पास फिर करना पड़ेगा, उसको कानून बनाना पड़ेगा। धन विधेयक को वो वापस नहीं लौटा सकता, क्योंकि धन विधेयक जो वो विधानसभा में राज्यपाल की परमिशन, पूर्व अनुमति से ही रखा जाता है। निलंबनकारी वीटो का उपयोग धन विधेयक पर नहीं हो सकता। बाकी सभी प्रकार के विधेयक, चाहे वो साधारण विधेयक हो, चाहे वित्त विधेयक हो, कोई सा भी विधेयक हो, सबके ऊपर लागू होता है। केवल धन विधेयक के ऊपर निलंबनकारी वीटो का उपयोग नहीं किया जा सकता, एक कंडीशन को छोड़ के, राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान ऐसा किया जा सकता है। ठीक है, अब तीसरा कार्य क्या कर सकता है? मान लो पहला काम स्वीकृति भी नहीं दी, पुनर्विचार के लिए भी नहीं लौटा रहा, तो क्या कर सकता है? वह विधेयक पर स्वीकृति रोकने की घोषणा करता है, यानी कि राज्यपाल विधेयक के ऊपर स्वीकृति नहीं दे, यानी कि यह कह दे कि मैं इसको स्वीकृत नहीं करूंगा, तो बिल्कुल मना कर दिया साफ साफ, न पुनर्विचार के लिए लौटा रहा हूं, न ही मैं इसको मतलब जो स्वीकृत कर रहा हूं, बिल्कुल स्वीकृति दूंगा ही नहीं, ये बोल दे। पुनर्विचार के लिए लौटाने का मतलब है कि आप पुनर्विचार करो कि भाई इसमें थोड़ी बहुत कमियां हो सकती हैं, आप पुनर्विचार कर लो, फिर मैं पास कर दूंगा। पुनर्विचार करके लौटा दे, चाहे एज इट इज ही आ जाए, फिर साइन कर देता राज्यपाल। लेकिन विधेयक को स्वीकृत ही नहीं करूंगा, ऐसा भी राज्यपाल बोल सकता है, यह कंडीशन भी रख सकता है। इसको बोलते हैं आत्यांतिक वीटो। आत्यांतिक वीटो यानी निरपेक्ष वीटो भी इसको बोल देते हैं। आत्यांतिक वीटो जो है उसका उपयोग बहुत सोच समझ के करना होता है। यह नहीं है कि किसी भी विधेयक के लिए राज्यपाल ऐसे बोल दे, नहीं, हर किसी के लिए आत्यांतिक वीटो का उपयोग नहीं किया जा सकता। अगर कर दिया तो उसको चुनौती दी जा सकती है न्यायालय में, और अभी ऐसा केस भी हुआ है ना। तो आत्यांतिक वीटो का उपयोग ये मान लो बहुत कम कंडीशंस में किया जा सकता है। और कब किया जा सकता है? जब ऐसा कोई विधेयक आ रहा हो जो देशद्रोह से जुड़ा हुआ हो, जिससे देश को बहुत बड़ी हानि हो रही हो, या जिससे देश की मतलब जो सुरक्षा है उसमें जो वो सेंध लग रही हो, या राज्य के लोगों का बहुत ज्यादा बुरा हो जाए, इस प्रकार का कोई विधेयक है, तब ये आत्यांतिक वीटो का उपयोग किया जा सकता है, अदरवाइज नहीं किया जा सकता। बाकी धन विधेयक अपने जो कोई विधेयक जो है उसको अगर स्वीकृति नहीं दी जाए, उसकी स्वीकृति रोकने की जो घोषणा की जाती है वो आत्यांतिक वीटो कहलाता है, और विधेयक को पुनर्विचार के लिए भेज देना कहलाता है निलंबनकारी वीटो। ठीक है।
चौथा है विधानमंडल द्वारा पारित निम्न विधेयकों को राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित रख सकता है। यानी कि 4 काम किसी विधेयक के लिए राज्यपाल कर सकता है। पहला, उसे स्वीकृति दे सकता है। दूसरा, उसे पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है। तीसरा, बिल्कुल स्वीकृति देने से मना कर सकता है, जिसको आत्यंतिक वीटो कहते हैं, और पुनर्विचार वाले को कहते हैं निलंबनकारी वीटो। चौथा काम क्या कर सकता है कि विधानसभा से विधेयक आया, विधेयक को देखा और राज्यपाल ने डिसाइड किया कि इसको राष्ट्रपति के विचार के लिए भेजा जाएगा। राष्ट्रपति के लिए विचार के लिए आरक्षित भी कर सकता है विधेयक को। लेकिन एक चीज आप ध्यान में रखिएगा कि मान लो कोई विधेयक जो वो विधानसभा से विधेयक जो है ना वो आ गया, विधानसभा से राज्यपाल के पास आया, ठीक है, राज्यपाल के पास आया। अब राज्यपाल ने क्या किया कि क्या काम कर सकता है, यहाँ पे 4 चीजें हैं। पहली चीज स्वीकृति दे सकता है, दूसरी चीज पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है, तीसरी चीज बिल्कुल मना कर सकता है, लेकिन ये बहुत विशेष कंडीशन में होता है, और चौथा काम वो राष्ट्रपति के विचार के लिए रख सकता है कि राष्ट्रपति को भेजेंगे, वो विचार करके बताएंगे, उसके बाद ही डिसीजन लेंगे, ऐसा बोल सकता है। अब मान लो राज्यपाल ने यहाँ पर दूसरा ऑप्शन चुना, पुनर्विचार के लिए भेज दिया। चलो पुनर्विचार के लिए भेज दिया विधानसभा में, विधानसभा ने पुनर्विचार किया और वापस से राज्यपाल के पास उस विधेयक को भेज दिया। अब राज्यपाल राष्ट्रपति के विचार हेतु नहीं रख सकता। जब पहली बार विधेयक राज्यपाल के पास आता है उसी समय उसे डिसीजन लेना होता है इन चारों में से कि उसे कौन सा काम करना है। यह नहीं कि पुनर्विचार के लिए भेज दिया और फिर पुनर्विचार के लिए दोबारा आया तो फिर राज्यपाल के पास भेज दूं, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं किया जा सकता। और पुनर्विचार के बाद आए हुए विधेयक को भी वो बिल्कुल मना नहीं कर सकता। ये सारे कार्य वो पहली ही कंडीशन में करेगा, पहली बार जब उसके पास विधेयक आए तभी वो कर सकता है। ये प्रश्न आ सकता है कि मान लो कि कोई विधेयक है, उसको राज्यपाल ने पुनर्विचार के लिए विधानसभा में भेजा, विधानसभा से पुनर्विचार के बाद वो वापस राज्यपाल के पास आता है, तो क्या राज्यपाल उसको राष्ट्रपति के विचार के लिए रख सकता है? नहीं, नहीं रख सकता। ऐसा एक बार किया गया था, किसी राज्य ने ऐसा, राज्य के राज्यपाल ने ऐसा किया था कि पुनर्विचार करवाने के बाद जब वापस से वो विधेयक आया पुनर्विचार करने के बाद, उसके बाद उसको राष्ट्रपति के विचार हेतु रख लिया, तो फिर वो सरकार कोर्ट में गई और वो विधेयक जो वो लागू किए, फिर करने पड़े लागू, है ना। तो ये डिसाइड किया गया उस समय कि राज्यपाल जो है ना वो आत्यंतिक वीटो हर जगह यूज नहीं ले सकता, एक तो कि किसी भी विधेयक को मना ही कर दे, नहीं कर सकता हर जगह, बहुत विशेष कंडीशंस में। और एक पहले जब विधेयक आएगा उसी समय राज्यपाल को ये ध्यान में रखना है कि उसे राष्ट्रपति के विचार के लिए भेजना या नहीं। पुनर्विचार करने के बाद अगर आया है तो फिर नहीं भेज सकता। समझ गए बात? चलो, अच्छा, कौन कौन से विधेयक जो है वो राष्ट्रपति के विचार के लिए रखे जा सकते हैं? एक तो राष्ट्रीय महत्व के संबंध में, मान लो कोई विधेयक है राष्ट्रीय महत्व के संबंध में, तो फिर राज्यपाल जो वो राष्ट्रपति के लिए रख सकता है, ठीक है। इसके बाद में नीति निर्देशक तत्वों के विरुद्ध अगर कोई विधेयक है तो उसको भी रखा जा सकता है। उच्च न्यायालय की शक्ति को कम करने वाला कोई विधेयक है तो उसको भी राष्ट्रपति के विचार हेतु रखा जाता है। संवैधानिक अपबंधों के विरुद्ध अगर कोई संवैधानिक उपबंधों होना चाहिए था, अपबंधों नहीं, संविधानों के उपबंधों से संबंधित, यानी संविधान के जो उपबंध हैं, जो संविधान में जो बातें लिखी गई हैं उनके विरुद्ध अगर कोई विधेयक है तो उसको भी रख सकता है राष्ट्रपति के विचार के लिए। ऐसा कोई विधेयक जो संपत्ति के अनिवार्य अधिग्रहण से संबंधित हो, संपत्ति का अनिवार्य अधिग्रहण अनुच्छेद 31C, है ना, और ऐसा कोई विधेयक जो संपत्ति के अनिवार्य अधिग्रहण से संबंधित हो तो उसे भी राष्ट्रपति विचार के लिए रख सकता है, राष्ट्रपति के विचार के लिए राज्यपाल रख सकता है। इसके अलावा राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान राज्य विधानमंडल द्वारा पारित धन विधेयक को राष्ट्रपति हेतु आरक्षित कर सकता है, ठीक है। राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान वो ऐसा कर सकता है। हाँ, एक गलती हुई है अपने से, धन विधेयक जो है ना उसको पुनर्विचार के लिए नहीं लौटाया जा सकता, सही बात है। केवल राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान धन विधेयक को राष्ट्रपति
के लिए आरक्षित किया जा सकता, राष्ट्रपति के विचार के लिए लौटाया नहीं जा सकता है ना, उसको पुनर्विचार के लिए नहीं लौटाया जा सकता धन विधेयक को। ये थोड़ा सा करेक्ट कर लेना, जो मैंने बताया था ना आपको कि धन विधेयक को पुनर्विचार के लिए राष्ट्रीय आपातकाल की स्थिति में भेज सकता है, नहीं। धन विधेयक को राष्ट्रीय आपातकाल की स्थिति में केवल राष्ट्रपति की के विचार विमर्श के लिए रख सकता है वो, बाकी लौटा नहीं सकता, उसको पुनर्विचार के लिए वापस नहीं भेज सकता। ठीक है, ये कर लेना करेक्शन। अनुच्छेद 201, इसका मतलब है धन विधेयक के ऊपर जो है वो निलंबनकारी वीटो लग ही नहीं सकता किसी कंडीशन में, चाहे आपातकाल ही क्यों ना हो, है ना। अनुच्छेद 201, अनुच्छेद 200 की सारी बातें अपनी हो गई डिटेल से। अब अनुच्छेद 201 ये क्या है? राष्ट्रपति के लिए सुरक्षित रखे गए विधेयक को राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति की सहमति हेतु भेजना, है ना, वो आता है अनुच्छेद 201 में, कि राष्ट्रपति के अनुच्छेद 200 के तहत जो राष्ट्रपति के लिए विधेयक रखा था विचार के लिए, वो राज्यपाल राष्ट्रपति को भेजेगा, इसका उल्लेख है अनुच्छेद नंबर 201 में। राज्यपाल ने जो विधेयक राष्ट्रपति को भेजा है उसको वो राष्ट्रपति जो वो मंजूरी भी दे सकता है, मना कर सकता है और पुनर्विचार के लिए राष्ट्रपति भी लौटा सकता है। विधानमंडल को 6 माह के भीतर भीतर पुनर्विचार करके विधेयक राष्ट्रपति के पास भेजना होगा। यानी कि राज्यपाल के पास कोई विधेयक आया, राज्यपाल ने उसे राष्ट्रपति के विचार के लिए रख लिया, राष्ट्रपति के पास वो विधेयक चल गया, तो या तो राष्ट्रपति उसको मंजूर कर सकता है या बिल्कुल मना कर सकता है कि नहीं इसे लागू नहीं कर सकते, या पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है। और पुनर्विचार के लिए जो विधेयक आ गया उसको विधानमंडल को 6 महीने के अंदर अंदर पुनर्विचार करके लौटाना पड़ेगा वापस राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति अब भी मंजूरी देने के लिए बाध्य नहीं होगा। ये नहीं है कि राज्यपाल की तरफ पुनर्विचार के बाद आ गया विधेयक तो उसको मंजूर करना ही पड़ेगा, नहीं। राष्ट्रपति के पास ये पावर है कि वो उसे भी मतलब मंजूरी नहीं दे। और इस कंडीशन में कौन सा वीटो का यूज होता है? एक पॉकेट वीटो बोलते हैं। ये पॉकेट वीटो जो होता है ना, ये राज्यपाल के पास नहीं होता। पॉकेट वीटो क्या है कि पुनर्विचार के लिए लौटाया राष्ट्रपति ने, विधानमंडल ने 6 माह विचार विमर्श किया और उसके ऊपर कोई संशोधन करना था वो कर दिया, वापस भेज दिया। अब राष्ट्रपति हो सकता है उसको मंजूरी नहीं दे, है ना, मंजूरी भी नहीं दी, उसको ये भी नहीं कहा कि मंजूरी नहीं दूंगा, बस उसको अपने पास रख लिया, पॉकेट में रख लिया, उसको बोलते हैं पॉकेट वीटो। अब वो जब तक मंजूर नहीं होगा तब तक वो लागू नहीं होगा। तो राष्ट्रपति को ये कहने की आवश्यकता ही नहीं है कि मैं मंजूरी नहीं दूंगा, बस अपने पास रख ले, बात खत्म। वो विधेयक एक प्रकार से निलंबित रह गए, अब वो कानून नहीं बन सकता जब तक राष्ट्रपति की मंजूरी नहीं मिल जाती। ठीक है, ये पॉकेट वीटो है, ये राज्यपाल के पास नहीं है। पॉकेट वीटो की पावर राज्यपाल के पास नहीं, राष्ट्रपति के पास है। अनुच्छेद नंबर 213 बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अनुच्छेद 213 जो है वो साथियों आपका राज्यपाल के अध्यादेश जारी करने से संबंधित है। आपने देखा 200 है वो विधेयक से संबंधित है, विधेयक कैसे आएगा, कैसे अनुमति उसको मिलेगी, कैसे कानून बनेगा, इससे संबंधित है। 201 है वो आपके संबंधित है कि राष्ट्रपति के विचार के लिए जो विधेयक रखा गया उसको राष्ट्रपति को भेजा जाता है, फिर राष्ट्रपति उसके ऊपर क्या कर सकता है, 6 माह के अंदर वापस पुनर्विचार के लिए भेजे गए विधेयक को वापस 6 महीने के अंदर राष्ट्रपति के पास भेजना होता है। फिर राष्ट्रपति चाहे तो उसके ऊपर मंजूरी दे सकता है, नहीं चाहे तो नहीं भी दे, बाध्य नहीं है राष्ट्रपति। ठीक है, ये था 201 में। अब आता है अनुच्छेद 213, राज्यपाल की अध्यादेश जारी करने की शक्ति। सेंटर में अध्यादेश जारी करता है राष्ट्रपति और राज्य में करता है राज्यपाल। अध्यादेश होता क्या, इसको समझिएगा। अध्यादेश साथियों बिल्कुल सरल भाषा में आपको बताऊं तो अध्यादेश जो है वो एक अस्थायी कानून होता है। ठीक है, अस्थायी कानून। अध्यादेश जो है वो अस्थायी कानून है, यानी स्थायी कानून नहीं है, ये कोई अस्थायी कानून है। कैसे, देखिए, मान लो कि राज्य में अब कोई भी जो सदन का सेशन सत्र नहीं चल रहा, यानी विधानसभा का सत्र, मान लो राजस्थान में अभी कोई क्रिटिकल सिचुएशन उत्पन्न हो गई है, कोई
स्थिति ऐसी गंभीर बन गई है कि एक सख्त कानून बनाने की आवश्यकता है या उससे जुड़ा मामले से जुड़ा कोई कानून बनाने की आवश्यकता है, और उस समय मान लो विधानसभा का सेशन नहीं चल रहा है ना, मान लो विधानसभा का सेशन उस समय नहीं चल रहा है, तो विधानसभा ही कानून बनाती है। अब विधानसभा का ही सेशन नहीं चल रहा तो कानून नहीं बन पाएगा, और कानून नहीं बन पाएगा तो सिचुएशन राज्य की सुधरेगी नहीं। इसलिए राज्यपाल के पास ये पावर है कि वो अध्यादेश जारी करे। अध्यादेश जारी करता है राज्यपाल, किसकी मतलब परामर्श से? मंत्री परिषद। राज्य की स्थिति अभी अच्छी नहीं है, विधानसभा भी चल नहीं रही है, तो राज्य का राज्यपाल क्या करता है? जो मंत्री परिषद है ना, मंत्री परिषद से विचार विमर्श करेगा राज्यपाल। मंत्री परिषद से विचार विमर्श करके, ये मंत्री परिषद ऐसे लिखा जाएगा ना, मंत्री परिषद से विचार विमर्श करेगा राज्यपाल। मंत्री परिषद से विचार विमर्श करके एक अध्यादेश जारी करेगा, यानी एक अस्थायी कानून जारी करेगा जो लागू हो जाएगा, तुरंत जारी करते ही लागू हो जाएगा राज्य में, और उस कानून के तहत फिर कार्रवाई जो वो की जाएगी। ये होता है अध्यादेश। अस्थायी क्यों होता है? क्योंकि जो अध्यादेश जिस दिन जारी किया जाएगा उसके 6 महीने के अंदर अंदर जो है वो, जाहिर सी बात है, हर 6 महीने में सदन की कार्रवाई एक बार निश्चित तौर पे होती है, तो 6 महीने में जब भी सदन की कार्रवाई स्टार्ट होगी, तो सदन की कार्रवाई जब स्टार्ट होगी तो वह अध्यादेश उसमें रखा जाएगा कि राज्यपाल जी ने यह अध्यादेश पहले जारी किया था जब सदन नहीं चल रहा था, अभी अस्थायी कानून के रूप में लागू है राज्य में, क्या ये सही है, क्या ये सही नहीं है, इसके ऊपर विचार विमर्श करेंगे, पक्ष और विपक्ष के लोग विचार विमर्श करेंगे। अगर वो सही पाया जाता है तो फिर अगर वो वहाँ से विधानसभा से मंजूर हो जाएगा तो फिर वो कानून बन जाएगा सीधे ही। क्यों? क्योंकि अध्यादेश है, उसको राज्यपाल के पास थोड़ी भेजने की आवश्यकता है, अध्यादेश को तो जारी राज्यपाल ने किया है, तो जैसे विधानसभा से वो पास होगा तो वो कानून बन जाएगा वो अध्यादेश। और अगर विधानसभा उसको अध्यादेश को अगर ये कहे कि नहीं ये सही नहीं है और नहीं लागू होना चाहिए प्रदेश में, या फिर एक निश्चित टाइम के लिए तो ठीक था ये, अब स्थिति सुधर चुकी है, अब इसकी आवश्यकता नहीं है, तो विधानसभा चाहे तो उसको मतलब रद्द भी कर सकती है कि नहीं ये लागू नहीं होना चाहिए, तो फिर वो अस्थायी कानून हट जाता है, फिर वो अध्यादेश खत्म हो जाता है, कानून वो समाप्त हो जाता है। ठीक है? या ये भी आप समझ सकते हैं कि मतलब अगर राज्यपाल को लगे कि भाई उसने किसी पर्टिकुलर स्थिति के लिए अध्यादेश जारी कर दिया, अब वो स्थिति सुधर गई, नया कानून, अब उस कानून की मान लो आवश्यकता नहीं है, तो खुद राज्यपाल भी जो है वो ये कह सकता है कि अब इस अध्यादेश को हटाया जाता है, तो अध्यादेश को वापस भी ले सकता है राज्यपाल। ठीक है? ये होता है अध्यादेश। विधेयक क्या होता है? विधेयक जो वो एक प्रकार से विधानसभा से शुरू होता है, मंत्रियों के द्वारा या किसी विधायक के द्वारा ऐसे शुरू होता है, फिर राज्यपाल के पास जाता है, वो मंजूरी देता है तो कानून बनता है। और अध्यादेश क्या होता है? ये अस्थायी कानून के रूप में राज्यपाल ही लागू कर देता है जब सेशन नहीं चल रहा हो, क्योंकि सेशन जब चलेगा तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, विधेयक के रूप में उसको लाएंगे, फिर राज्यपाल उसको मंजूरी देगा, कानून बन जाएगा। लेकिन 70 ही नहीं चल रहा, 70 नहीं चल रहा है, इसका मतलब विधानसभा के बिना तो कानून बन नहीं सकता। लेकिन राज्यपाल ये वेट थोड़ी करेगा कि कब सेशन 6 महीने बाद चलेगा और कब मैं कानून बनाऊंगा। स्थिति आकस्मिक रूप से जब राज्य की खराब हो जाए, विशेष कानून की आवश्यकता पड़े, तब अध्यादेश जारी किया जाता है राज्यपाल के द्वारा मंत्री परिषद की सलाह से। ठीक है? और वो अध्यादेश जैसे जारी करेगा तो उसको 6 महीने में जो है वो उसे पास होना जरूरी है विधानसभा में, नहीं तो वो ऑटोमेटिक रूप से फिर ये मान लिया जाएगा कि ये लागू नहीं होगा। ठीक है? और पास हो जाएगा तो वो स्थायी कानून बन जाएगा, और राज्यपाल चाहे तो फिर इसको खुद भी वापस खींच सकता है कि अब इसकी आवश्यकता नहीं है, वापस अस्थायी कानून को रद्द कर सकता है या अध्यादेश वापस ले सकता है। समझ गए बात को? मेरे हिसाब से आराम से अब समझ में आ गया होगा आपको। राज्यपाल की अध्यादेश जारी करने की शक्ति, कब यह शक्ति राज्यपाल को तब प्राप्त होती है जब विधानमंडल का सत्र नहीं चल रहा हो। राज्यपाल अध्यादेश राज्य मंत्री परिषद की सलाह से जारी करता है
स्व विवेक से नहीं कर सकता, राज्य मंत्री परिषद से सलाह लेगा कि क्या ये अध्यादेश जारी करना ठीक है। इस स्थिति में मंत्री अगर बोल देते, मंत्री कौन होंगे, सरकार के आदमी, तो वो बोल देंगे कि हाँ ठीक है करना चाहिए, हमें अभी सेशन नहीं चल रहा है, अभी के अभी करना चाहिए, तो बिल्कुल अध्यादेश जारी किया जा सकता है। ठीक है, अध्यादेश की अधिकतम अवधि जो है वो 6 माह की होती है साथियों, और 6 सप्ताह। 6 माह और 6 सप्ताह का मतलब क्या है कि सत्र शुरू होने के बाद 6 सप्ताह में उसको अध्यादेश को पास होना जरूरी होता है, पारित होना जरूरी होता है। अगर ऐसा नहीं होता तो वह क्या होता है, अध्यादेश रद्द माना जाएगा। यानी कि अध्यादेश जारी किया उसके 6 माह में तो वो सदन में रखा जाना जरूरी है, और जैसे ही सदन में रखा जा चुका है तो फिर 6 सप्ताह के अंदर अंदर उसका पारित होना जरूरी है। ठीक है, नहीं तो वो अध्यादेश रद्द माना जाता है। तो अध्यादेश की अधिकतम अवधि 6 माह और 6 सप्ताह होती है। ठीक है, राज्यपाल अध्यादेश को वापस भी ले सकता है, अगर राज्यपाल चाहे तो अध्यादेश को वापस भी लिया जा सकता है। मैंने आपको बताया कि अगर अस्थायी कानून की आवश्यकता नहीं है, अब स्थिति सुधर चुकी हो, मान लो कि स्थिति बहुत, विधानसभा सेशन नहीं चल रहा और राज्य में आपातकाल जैसी स्थिति बन गई है, बहुत समस्याएं उत्पन्न हो गई, लड़ाई झगड़े या कोई भी ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो जाए, कोई मतलब राष्ट्रीय प्राकृतिक आपदा, राष्ट्रीय आपदा नहीं, प्राकृतिक आपदा आ जाए, कुछ भी ऐसा हो, उस समय विधेयक जो अध्यादेश है वो राज्यपाल ला सकता है। अब वो स्थिति मान लो सुधर जाए तो फिर अध्यादेश को वापस भी ले सकता है राज्यपाल। ठीक है, राज्यपाल राज्य सूची व संवर्ती सूची के विषय पर अध्यादेश जारी कर सकता है। केंद्र की जो सूची है ना आपकी, राज्य सूची व संवर्ती सूची पर ही विषय पर ही अध्यादेश जारी किया जा सकता है। संघ सूची यानी जो केंद्र सरकार के अधीन आता है उनके ऊपर अध्यादेश जारी नहीं हो सकता। अध्यादेश लोकतांत्रिक प्रक्रिया के विरुद्ध है, ये डीसी बधवा का कथन है। बात तो इनकी ठीक है कि अध्यादेश लोकतांत्रिक प्रक्रिया के विरुद्ध है, बिल्कुल विरुद्ध है, क्योंकि इसमें सरकार के कुछ मंत्रियों से सलाह लेकर के राज्यपाल एक कानून लागू कर देता है राज्य के ऊपर, भले ही वो अस्थायी टाइम के लिए हो, लेकिन वो जब तक मतलब अध्यादेश जिस दिन से जारी किया जाता है उसी दिन से वो कानून के रूप में कार्य करने लगता है। तो ये गलत चीज है, लोकतांत्रिक प्रक्रिया के ये विरुद्ध है। बात ये ठीक है, लेकिन कई बार स्थिति ऐसी भी बनती है कि उस समय करना पड़ता है ना, इसलिए तो ये शक्ति दी गई है। बाकी ये इनका डीसी बधवा का व्यक्तिगत कथन है, ये सही हो ये जरूरी नहीं है, ये व्यक्तिगत कथन है। ठीक है, ये कथन इनका है, बस इतना ध्यान में रखें। अनुच्छेद 333 ये भी विधायी शक्ति के अंतर्गत आता था, लेकिन अब इसको समाप्त कर दिया गया है। ठीक है, क्या था ये, तो अनुच्छेद 333 था कि जो विधान मंडल में जो राज्यपाल है, विधानसभा में विधानमंडल का भाग आता है विधानसभा, तो अपने राजस्थान में केवल विधानसभा है। विधानसभा में राज्यपाल एक सदस्य आंग्ल भारतीय यानी एंग्लो इंडियन मनोनीत कर सकता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब एंग्लो इंडियन को नियुक्त नहीं कर सकता राज्यपाल। ठीक है, और ये कब हुआ, 104वां संविधान संशोधन जब 2019 में किया गया, तब ये कहा गया कि राज्यपाल राज्यसभा नाम निकल रहा है, राज्यपाल विधानसभा में एंग्लो इंडियन सदस्य को मनोनीत नहीं कर सकता। ये संविधान संशोधन 104 में कहा गया, जो 2019 में लागू हुआ। ठीक है, तो विधानसभा में राज्यपाल एक सदस्य आंग्ल भारतीय यानी एंग्लो इंडियन मनोनीत कर सकता था। इसे 104वें संविधान संशोधन 2019 द्वारा एंग्लो इंडियन का मनोनयन समाप्त कर दिया गया है। ठीक है, अब देखो राज्यपाल की कार्य, ये विधायी शक्तियां थी, अब है राज्यपाल की कार्यपालिका शक्ति, जिसमें अनुच्छेद 166, 67 और 356 आता है, जो ऑलरेडी कल हम पढ़ चुके हैं। 356 में क्या था, राज्य में राष्ट्रपति शासन, तो ये अपने पढ़ चुके हैं, 4 बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है, सारी बातें अपने हो चुकी हैं इनसे संबंधित। अब देखो राज्यपाल के द्वारा की जाने वाली नियुक्तियां, ये देख लेते हैं अपने। राज्यपाल के द्वारा की जाने वाली नियुक्तियां, यानी राज्यपाल किन किन को नियुक्त कर सकता है, तो राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति कर सकता है अनुच्छेद 164 के अनुसार। मुख्यमंत्री में पढ़ेंगे इन अनुच्छेदों को, अपने को रटने की आवश्यकता नहीं है अभी। तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति कर सकता है राज्यपाल। इसके अलावा राज्य मंत्री परिषद, यानी कि जो सभी मंत्री होते हैं ना, जिनको चुनता तो मुख्यमंत्री है कि ये मेरे मंत्री होंगे, लेकिन उनकी नियुक्ति कौन करेगा, वो करेगा राज्यपाल।
महाधिवक्ता, महाधिवक्ता की नियुक्ति भी कौन करेगा? महाधिवक्ता एडवोकेट जनरल की नियुक्ति भी अनुच्छेद 165 के तहत राज्यपाल ही करता है। आरपीएससी के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति, आरपीएससी के जो अध्यक्ष हैं और जो सदस्य हैं उनकी नियुक्ति भी राज्यपाल करता है अनुच्छेद 316 के अनुसार। राज्य चुनाव आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति भी राज्यपाल करेगा। राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति, जिला न्यायालय तथा अधीनस्थ न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति। अब ये इंपॉर्टेंट है, यहां से प्रश्न बनने की संभावना रहती है। प्रश्न ये आ जाता है कि राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल मत कर देना, क्योंकि उच्च न्यायालय जो होता है ना उसके न्यायाधीशों की नियुक्ति जो है वो करता है राष्ट्रपति। हाँ, इसकी सलाह जो है वो ली जाती, राष्ट्रपति संबंधित राज्य के राज्यपाल और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के साथ सलाह मशवरे के बाद संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय के लिए न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश जो हैं वो तो नियुक्त किए जाते हैं किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा। लेकिन जो जिला राज्य में जो जिला न्यायालय हैं और जो अन्य न्यायालय हैं उनके लिए जो न्यायाधीश नियुक्त किए जाएंगे वो राज्यपाल करता है। ठीक है, जिला न्यायालय और अधीनस्थ न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति जो वो राज्यपाल करता है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। ठीक है, कौन करता है? राष्ट्रपति करता है भाई। राज्य के सरकारी विश्वविद्यालयों के कुलपतियों की नियुक्ति भी कौन करता है? राज्यपाल करता है। लोकायुक्त का टॉपिक भी हम पढ़ेंगे। लोकायुक्त एक प्रकार से क्या काम करता है? लोकायुक्त ये सुनिश्चित करता है कि राज्य में भ्रष्टाचार मुक्त व्यवस्था बनी रहे। कोई मंत्री वगैरह अगर भ्रष्टाचार कर रहे हैं तो उनके खिलाफ लोकायुक्त में शिकायत की जा सकती है। तो लोकायुक्त की नियुक्ति भी कौन करता है? राज्यपाल करता है। और लोकायुक्त होता कौन है? तो जो उच्च न्यायालय है ना उसका जो रिटायर्ड कोई मुख्य न्यायाधीश है वो होता है। ठीक है, आगे डिस्कस करेंगे इस टॉपिक को अलग से। राज्य सूचना आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति भी कौन करता है? राज्यपाल करता है। राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों की नियुक्ति भी राज्यपाल करता है। इसके अलावा राज्यपाल बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति भी करता है। ठीक है, ये सारे कार्य राज्यपाल के द्वारा ये नियुक्तियां की जाती हैं। राज्यपाल मुख्यमंत्री, राज्य मंत्री परिषद तथा महाधिवक्ता को नियुक्त करता है तथा उन्हें पद से हटा भी सकता है। ठीक है ना, देखो राज्यपाल जो ना वो मुख्यमंत्री को भी नियुक्त करता है, मंत्री परिषद में जो मंत्री हैं उनको भी नियुक्त करता है, यानी पूरी मंत्री परिषद को नियुक्त यही करता है। महाधिवक्ता को भी राज्यपाल ही नियुक्त करता है और इनको पद से हटा भी सकता है। ये नहीं है कि मुख्यमंत्री को कभी भी हटा दे, ऐसा नहीं है। जब उसके पास बहुमत नहीं है, दूसरे किसी व्यक्ति के पास बहुमत और वो चला जाए कि मेरे पास बहुमत है, तब ये स्थिति बन सकती है। ठीक है, तो कहा जाता है, इसीलिए ये बोलते हैं कि राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत ये कार्य करते हैं। कौन? मंत्री परिषद, मुख्यमंत्री और अटर्नी जनरल, यानी अटर्नी नहीं सॉरी एडवोकेट जनरल। अटर्नी जनरल तो वहां होता है ना उसमें केंद्र में, महाधिवक्ता एडवोकेट जनरल। ठीक है, इसके बाद में राजस्थान रेड क्रॉस सोसाइटी व पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र का अध्यक्ष भी राज्यपाल ही होता है। देखिए पश्चिमी क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र, ये तो जाहिर सी बात है, नाम से स्पष्ट है किससे संबंधित काम करते हैं? अपनी सांस्कृतिक विरासत से संबंधित, अपने जो चीजें हैं उनसे संबंधित ये काम करते हैं। जो पुरानी अपनी कलाएं हैं उनको संरक्षित करने का काम करते हैं। राजस्थान रेड क्रॉस सोसाइटी, इसका काम क्या है? तो लोगों की भलाई का कार्य इनके द्वारा किया जाता है। जैसे आपात स्थिति में, जैसे प्राकृतिक आपदा आ गई है, कोई भूकंप आ गई है, बाढ़ आ गई है, तो उस स्थिति में ये लोग कार्य करते हैं लोगों की भलाई के लिए। कोई मेडिकल सुविधाएं जो मतलब कुछ लोग ऐसे हैं जिनको जो मेडिकल सुविधाएं जुटा नहीं सकते, उनकी सहायता के लिए भी ये कार्य करते हैं। तो मतलब राजस्थान रेड क्रॉस सोसाइटी जो उसका काम ये है कि लोगों की सहायता की जाए, मदद की जाए, चाहे वो किसी भी प्रकार की मदद उनकी तरफ से हो सकती है। आपदा के दौरान वो मदद कर देते हैं, कोई भूखा है तो उसको अनाज वगैरह देना, ये सारे काम ये लोग करते हैं। रेड क्रॉस सोसाइटी यही है। ठीक है, तो इनके भी जो अध्यक्ष हैं वो राज्यपाल के द्वारा ही नियुक्त किए जाते हैं।
ठीक है भाई। तो आज हमने राज्यपाल की विधायी शक्तियों को देखा, कार्यपालिका शक्ति देख ली, और हमने देखा कौन किस किस को वो नियुक्त करता है। उम्मीद है बहुत अच्छे से पूरा वीडियो आपको समझ में आया होगा। राज्यपाल की और भी शक्तियां बची हैं। अब एक छोटा सा वीडियो और बनेगा। इस वीडियो को अगर और लंबा करेंगे तो बहुत बड़ा वीडियो बन जाएगा, है ना। ऑलरेडी 1 घंटे से ऊपर के वीडियो अपने, कल वाला भी इतना ही था, आज भी थोड़ा सा और ज़्यादा हो गया होगा। बाकी समझ में ज़रूर आया होगा मेरे हिसाब से, ऐसी चीज़ नहीं है कि समझ में नहीं आई होगी, ठीक है ना। तो अगर आपको पढ़ाया वो समझ आता है ना, तो आप ज़रूर से ज़रूर शेयर करें लोगों के साथ, वीडियो को बताएं, ठीक है। चलो मिलेंगे हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए मुस्कुराते रहिए, खिलखिलाते रहिए, हंसते रहिए, पढ़ते रहिए, ठीक है। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।